क्या कराया था? इस क्लास की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्या करा रहा था मतलब 15-20 महीने पहले क्लास हुई थी मेरी। नहीं याद है, चलो छोड़ो। है पेन कहाँ पर? ये अच्छा, चलो शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये कैसे रिमूव होता है? हाँ ठीक है, रिमूव में तो भूल गया थोड़ा सा। ये रिमूव ये से होता है, इरेजर। इरेजर कैसे? ऐसे? ठीक है, तो ये करो। ठीक है, ये करा रहा था। अच्छा, जो आपके 12th में है जीडीपी वगैरह, उससे नहीं कराऊंगा, जो अलग से अदरवाइज क्या है ओवरलैप कर। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है शायद उनका। हाँ, मैंने आपको नीति आयोग करा दिया था क्या? नीति आयोग था ना? ठीक, चलो ठीक। तो जस्ट फॉरगेटिंग दिस। चलो, हाँ, एक है सेवी। सेवी की फुल फॉर्म बताओगे? सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी, सिक्योरिटीज, सॉरी मैं गलत बोल गया था आपको। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यस, वेयर इज द हेडक्वार्टर सेबी? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, बड़ा एक्सचेंज एंड आएगा बेटा, ठीक करेक्ट, एंड ये ठीक कर लो। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लियर, सेबी बोलते हैं। वेयर इज द, ये आपके एग्जाम में आता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर। यस बच्चों, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, हैदराबाद में। वेयर इज दिस? मुंबई। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे करते हैं सिक्योरिटीज की जगह स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये चॉइस में होता है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज है, स्टॉक। ठीक है, आपके चॉइस में लिखा होता है स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आपने ध्यान रखना है इट इज सिक्योरिटीज नॉट स्टॉक। ठीक है, क्लियर। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। अच्छा, बता सकते हो मुंबई इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आप एग्जाम में आता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बच्चों? मुंबई को। या कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लेकिन आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हो गया या फाइनेंशियल, उनका जो हेडक्वार्टर मुंबई में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आई वांट टू शेयर विद यू, डू यू नो व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स क्या है बच्चों, है कुछ आइडिया आपको? व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? इसको हिंदी में बोलते हैं निगम कर। यस, इसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, हिंदी में इसको निगम कर बोलते हैं। यस, व्हाट इज दिस? आप वहाँ कैसे बैठ गए बेटा, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हाँ
यस बच्चे, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो बच्चे? किसके किसके ऊपर? कॉर्पोरेट, इसे डायरेक्ट टैक्स, करेक्ट, ठीक है, नोट कर लो, इट इज डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल सही है। ये होता है क्या, व्हाट इज दिस, किस पे लगता है? यस बच्चे, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। यस बेटा, ये कंपनीज के प्रॉफिट पर, ठीक है, इसको प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। कंपनीज के प्रॉफिट पे जो टैक्स होता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। कंपनी जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो टैक्स देगी अपने प्रॉफिट पे, ठीक है, क्लियर, या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टैक्स देगी, इनकम टैक्स देगी, ठीक है, अपनी, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ठीक है, इट इज डायरेक्ट टैक्स, क्लियर। हाँ, अब आता है जो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऑलमोस्ट 40, डाटा चेंज कीप ऑन चेंजिंग, 40% जो कॉर्पोरेट टैक्स आता है इंडिया में वो मुंबई सिटी से आता है, अप्रॉक्सीमेटली, वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज है ये 40% जो इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स आता है दैट कम्स फ्रॉम, ठीक है, मुंबई सिटी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेबी की चेयरमैन कौन है? हु इज चेयरमैन ऑफ सेबी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस, है कुछ आइडिया? चेयरमैन, ये फर्स्ट वुमेन है जो अभी बताऊंगा आपको, सी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चेयरमैन ऑफ सेबी। उनका जो पूरा नाम है, आई हैव टू चेक, उनका जो सर नेम है बुच, कैन यू चेक मी व्हाट इज द, चेक व्हाट इज द हर फुल नेम? मीनाक्षी ऐसा कुछ नाम है, चेक पता करो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके आएगा। मीनाक्षी क्या नाम है? हाँ, मेधावी पुरी बुच, ये लास्ट ईयर चेंज हुई हैं, ठीक है, मेधावी पुरी बुच, ठीक है, इनका नाम नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके, आप बड़ा नोट नहीं कर रहे आप? अच्छा, इनसे शेयर कर सकते हो अगर आपके पास, चलो थोड़ा ईजी है, व्हाट्सअप पे शेयर कर लेना, ठीक है, ये इसमें से एग्जाम में। अब ये व्हाट इज दिस सेबी है क्या? बोलो, ये रेगुलेटर है, किस चीज़ का रेगुलेटर है? स्टॉक्स का, ठीक है, सिक्योरिटीज का ये रेगुलेटर है, ठीक है, ये रेगुलेटर है, यानी कि उसके लॉ, उस रिलेटेड लॉ है, रेगुलेट करने वाला, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पता लग गया होगा क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब आता है बीएससी, फुल फॉर्म बीएससी की। यस बच्चे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है, और ये नोट करो, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया में, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, ठीक है। हाँ, अब आता है
व्हाट इज सेंसेक्स? कितना अप या डाउन है? बुल्स, जो अप उड़ता है उसको बुल्स बोलते हैं, डाउन होता है बियर्स बोलते हैं। ठीक है, अप होता है बुल, ठीक है, तो नीचे आता है तो बियर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, सेंसेक्स की फुल फॉर्म? सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, सेंस यहाँ आ गया, एक्स यहाँ से आ गया। ठीक है, सेंसिटिव इंडेक्स है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट का इंडेक्स होता है। ठीक है, आपने सुना होगा सेंसेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, किसका है? सेंसेक्स मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको, जो सेंसिटिव जो सेंसेक्स है ये कितनी कंपनीज के शेयर पे डिपेंड करता है? क्या पूरी की पूरी कंपनीज हैं उस पर डिपेंड करेगा या कुछ होता है? समझ आ गया क्या पूछ रहा हूँ? यस बेटा, पूरी कंपनीज पे या कुछ लिस्ट, कुछ गिनी चुनी कंपनी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी, उस पर डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? रजिस्टर तो बेटा जो आपको अगर है तो रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, सबके, यानी आप कहना क्या चाहते हो कि पूरी कंपनीज का। ठीक है, आप एग्री करते हैं? कह रहे जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है, जो इसमें आते हैं वो इस पर रजिस्टर कराएंगे, उनका इंडेक्स होता है, ये कह रहे हो आप। ठीक है, आप एग्री करते हैं उनसे? एग्री करते हो बेटा? आप एग्री करते हो? आप भी एग्री करते हो? नो। ठीक है, मैं एग्री नहीं करता इनसे। ये डिपेंड करता है 30 कंपनी के शेयर पर, नोट कर लो। ठीक है, कितने डिपेंड करता है बच्चों? 30 कंपनी, 30 कंपनियों के। ठीक है, ये अलग अलग एरिया से होते हैं। ठीक है, और ये कीप ऑन चेंजिंग, ये चेंज होती रहते हैं। आज एक्स कंपनी है, 2 महीने बाद या 1 साल बाद बाई कंपनी आ सकती है। ठीक है, और बाई कंपनी जो 1 साल 6 महीने बाद जेड कंपनी भी आ सकती है। ठीक है, तो कीप ऑन चेंजिंग, डिफरेंट एरिया से होते हैं। जैसे एफएमसीजी होता है, एफएमसीजी समझते हो? एफएमसीजी की फुल फॉर्म? यस, फास्ट मूविंग कंपनी, जैसे चिप्स वगैरह खाते हो, आटा हो गया, चलो वरना। ठीक है, या फिर बैंक्स हो गया, लाइक दैट। ठीक है, और आईटी कंपनीज होगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टील कंपनी। कीप ऑन चेंजिंग, ये फिक्स नहीं होती हैं, ये चेंज करते रहते हैं। क्लियर? तो 30 कंपनीज के शेयर पे डिपेंड करता है, तो आपने ये याद रखना है। क्लियर? और सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? बीएससी का। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज निफ्टी? बोलो बच्चे। निफ्टी सुना होगा आपने, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, बुल्स एंड बियर्स। निफ्टी की फुल फॉर्म बताओगे? ठीक है, ये एनएससी का, ठीक है, जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंडेक्स है, जैसे कि बीएससी का सेंसेक्स है, ठीक है, और एनएससी है क्या है? निफ्टी, निफ्टी। ठीक है, अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये कितनी कंपनीज के शेयर, क्या पूरी कंपनी से लिस्टेड है उस पर डिपेंड करता है कुछ, या कुछ
कंपनीज पे डिपेंड करता है पूरी। यस पूरी। देखो ये डिपेंड करता है 50 कंपनी, नेशनल 50, ठीक है क्लियर। तो ये 50 कंपनीज के शेयर पर डिपेंड करता है। सेंसेक्स कितने में डिपेंड करता है बच्चों? 30 पर, और ये करता है डिपेंड, ठीक है। तो इट इज दीज कंपनीज आल्सो कीप ऑन चेंज, फिक्स नहीं है, सेम दोनों की जगह, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको क्या है, व्हाट इज एनएससी, ठीक है, और बीएससी है। एक और है काफी आप सुनते हैं, मुद्रा, मुद्रा लोन सुना है आपने? सुना होगा, मुद्रा लोन ले लो, नहीं सुना? चलो अच्छी बात है, लोन लेना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन लोन नहीं लेंगे, अगर लोन नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्योंकि बैंक्स किस पर डिपेंड करते हैं? लोन, ठीक है। लोन क्या करते हैं, आपसे लिया डिपॉजिट और मुझे दे दिया, लोन ले लिया, ठीक है क्लियर। उसी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूँ, ऑटो 95% लोग फाइनेंस कराते हैं। अगर एक कार बिकती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में उस जहाँ पर जॉब मिल गया, इसके बाद फाइनेंस होता है, बैंक वाले को या फाइनेंस कंपनी को जॉब मिल गया, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को जॉब मिल गया, क्योंकि हर साल आपने इंश्योरेंस कराना ही है, उनको भी जाना है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो सारे एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, जोड़ा गया। इसके बाद हर साल फिर रिपेयर भी कराओगे, एक्सीडेंट भी होगा, झगड़े भी होंगे, मारपीट भी होगी, हॉस्पिटल भी जाओगे, नेचुरल होता है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो लोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज से जो बुजुर्ग लोग बोलते थे लोन कभी नहीं लेना चाहिए, कर्जा कभी मत लो, कर्जा कहता है रात दिन चढ़ता है, ऐसा सुना होगा अपने घर में, आपके दादा वगैरह सुनते हैं, नहीं यार लोन नहीं लेना मुझे, कहता है भूखे रह लेंगे, लेकिन आजकल नहीं चलता है। आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या बिजनेस सेटअप करना है, आपके पास फंड्स नहीं है, तो आपको बैंक को अप्रोच करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो चलो, तो मुद्रा लोन है, ये बेसिकली है मुद्रा लोन, नोट करो इसकी जो फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट्स refinance micro development and refinance, ठीक है क्लियर। और ये अभी किसकी गवर्नमेंट है सेंटर में? किसकी? बीजेपी की। आप एग्री करते हैं इनसे? बीजेपी गवर्नमेंट है? बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, किसी गवर्नमेंट है? सब ज़्यादातर लोग सोचते हैं बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट है, इट इज़ एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। अगर आप एग्जाम में आता है किसकी गवर्नमेंट है, नो, एनडीए की गवर्नमेंट है। हाँ, बीजेपी इज पार्ट ऑफ एनडीए, सबसे बड़ा कंस्टिट्यूट वो बीजेपी है, ठीक है। तो ये एनडीए की गवर्नमेंट है। जब एनडीए की गवर्नमेंट, देखो ऐसा आता है तब मैं बताया कि अगर लोन नहीं लोगे तो चलेगा नहीं, काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो बढ़िया है, कम रेट पे इंटरेस्ट, आपको कम इंटरेस्ट मिलकर आपको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा बांग्लादेश में, उनका नाम है मोहम्मद यूनिस, सुना है आपने नाम? माइक्रो फाइनेंस में नहीं सुना?
एक आपने अगर टीवी में मैच देखा हो क्रिकेट का, तो उनकी जो शर्ट्स होती हैं ग्रामीण बैंक लिखा होता है, शायद आपने ध्यान दिया हो। बांग्लादेश की बात करूँ क्रिकेट में, ग्रामीण बैंक। तो क्या है वहाँ पर जो मोहम्मद यूनिस साहब थे, ये माइक्रो फाइनेंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। इनकी वजह से ही माइक्रो फाइनेंस, जैसे किसी ने छोटा सा काम स्टार्ट करना है, टी शॉप खोलनी है छोटी सी, उसके पास फंड्स नहीं है तो क्या करेगा, कैन नॉट। अगर वो शॉप खोलेगा उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। या किसी ने स्कूटर जो रिपेयर शॉप खोलनी है, उसको फाइनेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उसको, ठीक है। या किसी ने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी ने टेलरिंग शॉप खोलनी है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस में मोहम्मद यूनिस का बहुत बड़ा योगदान, ये कंट्रीब्यूशन है, और उनकी वजह से लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ पीपल को जॉब्स मिले, ठीक है। तो बहुत बड़ा उनका अंदाज है। चलो, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक नाम है इसका। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये है 2015 में, ये अप्रैल 2015 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं लोन की, ठीक है। एक तो है शिशु, ठीक है। शिशु क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना। इसके बाद आता है किशोर एंड तरुण। हाँ, ये लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। शिशु छोटा, उससे बाद किशोर होता है, फिर तरुण। कई बच्चों के नाम भी होते हैं, आजकल तो नहीं होता, जब हम होते तो बहुत बड़े बच्चों का नाम किशोर और तरुण होते, आजकल तो नहीं होता, दूसरा तो चेंज हो गया। समझ आ गया बेटा जी? आपकी फैमिली में किसी चाचा या आपके फादर का नाम होगा ये, सही नहीं? चलो ठीक है। शिशु जो लोन होते हैं ये 50,000 से कम, ठीक है, 50,000 से कम। और जो किशोर होते हैं 50,000 से ज़्यादा, और लेस देन 5 लाख। ये एक मिनट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कैटेगरी है, ये हो गया। अब इसके बाद तरुण। तरुण होता है 5 लाख या मोर अप टू 10 लाख, ठीक है। समझ आ गया कितनी कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है। वो डिवाइड कर रखा है किस तरह का। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे डॉक्यूमेंट्स बहुत कम चाहिए होते हैं, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपको ये लोन मिल जाता है। ये इसकी खास बात है। जैसे किसी कोई छोटा शॉपकीपर है, उसके पास डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है, तो ईजिली इसको मिल जाता है। आज कुछ स्टार्टिंग में ऐसा पता लगा थी, बहुत ही छोटे डॉक्यूमेंट बेस पर, उसके डिक्लेरेशन बेस पर भी लोन दिया गया, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट कर गए। किसने मुझे बताया था, एक बंदा फ्रेंड बैंक में करता है, कैसे दे दिए गए और डिफ़ॉल्ट कर गए, ठीक है। तो अब शायद थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट कर दिया है, लेकिन पहले बहुत इजी था। आपका बैंक में अकाउंट है, गो देयर, एक डिक्लेरेशन दो सिंपल सी, और थोड़ा सा शायद सीए वगैरह हल्का सा करके होता है, लेकिन थोड़ा सा आप शायद स्ट्रिंजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें फिर भी एज कम्पेयर टू अदर लोन्स, इसमें काफ़ी कम रेट पर आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। और इजी सबसे बड़ा है डॉक्यूमेंट्स, खासकर जो वेंडर्स, छोटे वेंडर्स, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, ठीक है। उनके पास एक पैन मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, ठीक है, बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट के रिटर्न वगैरह फाइल तो होते नहीं उनके,
तो आपको समझ आ गया वो है क्या, ये क्लियर, याद रहेगा बच्चों। अच्छा, अब आता है इंडिया में नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक क्या होता है? ये पीएसयू, इसको पीएसयू बैंक या समटाइम आल्सो कॉल्ड पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, सुना होगा आपने। ये क्या होते हैं बच्चों? यस, जिनका जो शेयर होल्डिंग है या हिस्सेदारी बोलते हैं 50% या मोर गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स या पीएसबी बोलते हैं। नहीं, गवर्नमेंट के बैंक बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। ठीक है, क्लियर, नेशनलाइज बैंक है। अब इंडिया में अभी कितने नेशनलाइज बैंक है? कितने बेटा? मोर देन 10,000। मोर देन का मतलब क्या हो गया? 1 लाख भी हो सकता है। यस, जस्ट अब क्या हो रहा है देखो, बताऊँ आपको। पीछे बैंक्स में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हुए हैं। पीछे मतलब फेक डॉक्यूमेंट के बेस पर या वट एवर, विद द कन्वेंस ऑफ बैंक पीपल लोन लेके एंड करोड्स ऑफ रुपीस। एक तो अभी लेटेस्ट जो फ्रॉड हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। It took the loan, person took the loan on the basis of forged documents and बाकी अनट्रेसेबल है जो वट एवर। तो अल्टीमेटली बैंक में किसका पैसा होता है? मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। किसका पैसा होता है? लोग, गवर्नमेंट, यानी हमारा पैसा होता है। अल्टीमेटली वी आर सफरर। ठीक है, नुकसान हमारा होता है। तो पहले, आज से 4-5 साल पहले 28 नेशनलाइज बैंक थे या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक थे। अब सिर्फ 12 रह गए। अब हुआ क्या है? क्या बंद कर दिए गए? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू देम? प्राइवेट सेक्टर को अभी नहीं बेचा गया है, अभी मतलब फिलहाल रिसेंट टाइम में बात कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ बिकने वाले हैं। और आईडीबीआई बैंक है, बहुत शॉर्टली नेक्स्ट मंथ या से नेक्स्ट मंथ वो बिक जाएगा। ठीक है, आईडीबीआई सुना होगा आपने, आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक है ये, वैसे एज पर सम एक्सपर्ट ये इट शुड बी पीएसयू बैंक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको पीएसयू बैंक कैटेगराइज में नहीं रखा है। इसमें मेजोरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो एलआईसी के पास है, मेजोरिटी 45%, 46%। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास शायद 25% प्लस बैलेंस है वो पब्लिक के पास है। एज पर सम एक्सपर्ट इट शुड बी ए पीएसयू बैंक, लेकिन ये इसमें जो कैटेगरी है उसमें नहीं आता है, पीएसयू में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर, उसमें नहीं आता है। कि एलआईसी किस तरह की कंपनी है? इज इट गवर्नमेंट ऑन्ड या प्राइवेट ऑन्ड? प्राइवेट है, गवर्नमेंट की है। अगर गवर्नमेंट की कंपनी के पास ही ये है तो क्या होगा? इट शुड, इज इट गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी? गवर्नमेंट होना चाहिए, कैटेगरी ये। लेकिन गवर्नमेंट ने ड्यू टू सम, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, इसको पब्लिक सेक्टर बैंक में कैटेगरी में नहीं रखा गया है। लेकिन दोबारा कह रहा हूँ, सम एक्सपर्ट से इट शुड बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये बहुत शॉर्टली ये शायद वो टेंडर फ्लोट किए गए हैं। ठीक है, बिड्स मलाई गई है। नेक्स्ट मंथ या से नेक्स्ट मंथ या फिर इसको इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व। ठीक है, करना, चलो ठीक है। हाँ, तो फिलहाल 12, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। हुआ क्या है, काफ़ी सारे जो बैंक्स थे, मैं 28 बताया था, 27 बैंक थे आज से 5-7 साल पहले।
काफ़ी सारे बैंक को मर्ज कर दिया आपस में। जैसे सपोज करो से आप एक फैमिली के हो, ठीक है, आपकी शॉप यहाँ पर भी है, आपके ब्रदर की, और आपकी सामने शॉप है, और आपके फादर की 4 दुकान। तो क्या व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होता है? एक ही फैमिली के 4 लोग हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा? और इसके अलावा कम मतलब है कि एक ही फैमिली खर्चा हो रहा है, ठीक है, बिजनेस तो उतना ही है, वो वहाँ भी बैठा है, वहाँ भी बैठा है, प्लस आपका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना, एक दूसरे से compete कर रहे हैं, क्यों ना इनको मर्ज कर दिया जाए। तो बैंक को मर्ज कर दिया गया आपस में। तो फिलहाल 12 हैं, वो हैं PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और एज पर सम रिपोर्ट्स वेरी शॉर्टली 4-5 साल में, 2-3 साल में सिर्फ 5 या 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे, बाकी सबको आपस में मतलब बाकी मर्ज कर दिया जाएगा। वो नहीं, बंद नहीं करेंगे उनको, अल्टीमेटली बंद ही है वो। एक चीज़ और है बताऊँ आपको, अब क्या है, ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप बैंक जाते हो क्या? आइए, आपके पेरेंट्स जाते हो बैंक? बहुत यार इमरजेंसी में जाते हो, ठीक है, ये जब चेक आ गया है, डिपॉजिट है, क्योंकि आप बैठे बैठे ही जो बैंक काम करता है घर में कर सकते हो। जैसे आपने किसी को ट्रांसफ़र पैसे, पहले क्या ड्राफ्ट लेके आओ, ठीक है, उसके बैंक जाओ, वो बनाओ, फिर उसको कोरियर करो। आज की डेट में क्या है, आपको मिल जाता है नंबर, ठीक है, ऑनलाइन आपको यू कैन ट्रांसफ़र, आपको एक आईडी मिल जाएगी, आपका पता लग जाएगा। तो बैंक का काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें स्टाफ की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर जो पहले होता था। एक बताऊँ, एक फ्रेंड है मेरा, ही इज़ हेड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ही वाज सेइंग कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि सबको, जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, दे शुड, ठीक है, डाउनलोड द ऐप ऑफ द बैंक और उसके अंदर ही ट्रांजैक्शंस करो, ठीक है। जो बैंक का काम है, यानी कि जो स्टाफ का काम है, वो खुद आप कर रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम जो वो कह रहा था आ रही है आजकल, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं आप। ऑनलाइन ट्रांसफ़र मैंने करना है, जैसे अकाउंट नंबर गलती से मैंने एक की जगह 9 डल गया मेरे, हो जाता है, बहुत लंबे होते हैं, तो वो उसके पास चले जाते हैं, भेजना इनको है और चला गया एक्सपायर। तो सबसे ज़्यादा जो केस आ रहे हैं आजकल, कहता आते हैं, वो इस तरह के केस आ रहे हैं कि भेजना एक्स को है, चला गया वाई को, समझ आ गया ना, क्योंकि अकाउंट नंबर गलती से हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपने 5 की जगह 6 कर दिया, 6 का 5 कर दिया, 1-2 बार मेरे से भी गलती हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से केस ज़्यादा आते हैं, क्या ना, क्लियर। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना भी है तो आप पहले 1 रुपया ट्रांसफ़र करो, 1 रुपया सेफ्टी के लिए, इसके बाद कंफर्म हो जाए देन ट्रांसफ़र अदर, क्लियर। चलो, तो इंडिया में फिलहाल कहते हैं, अब आता है इंडिया में लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है? SBI, ठीक है, SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश किया था? 1955 में। और व्हाट इज द फॉर्मर नेम ऑफ दिस बैंक? पहले क्या नाम था इसका? इंपीरियल बैंक, ठीक है, इसको पहले इंपीरियल बैंक बोलते थे, नोट कर लो, ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है आपको, ठीक है। इंपीरियल बैंक इसका ओल्ड नेम है, 1955 में ये सेटअप किया गया था, ठीक है, क्लियर। एक अगर एक इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/7/1955 को, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 55 कर लो, क्लियर। अब है SBI किस हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है? किस हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है? अब तो दूसरे काफ़ी सही कह रहे हो, अब तो पहले क्या होता है, सिर्फ जो आपने टैक्स डिपॉजिट कराना है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1-2 बैंक में, आजकल काफ़ी सारे बैंक्स को दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बताएं द्वारा गवर्नमेंट है वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस, कहता नो, हमारा काम नहीं है ये काम है आपका, हमारा काम नहीं है ये।
हाँ, ज़्यादातर इससे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मतलब दूसरे को असाइन कर दिया गया है, बिल्कुल सही कहा। काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो स्टेट बैंक के अंदर ही है, ठीक है, कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के अंदर आता है ये, ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है। तो किस हिसाब से सबसे बड़ा बैंक है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किसकी हैं? एसबीआई की, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ एटीएम्स। अब तो एटीएम का यूज़ धीरे धीरे कम हो रहा है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या हो रही है? व्हाट इज द फुल फॉर्म एटीएम? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड, ठीक है। ऑटो, आपने ऑटोमेटिक बोला ना बेटा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नॉट ऑटोमेटिक एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। आजकल तो यूज़ कम हो गया है कैश का, अदरवाइज़ तो पहले बैंक में एटीएम में भीड़ लगी रहती थी। आजकल तो गूगल पे कर लो, ये कर, पेटीएम यूज़ कर लो, फ़ोन पे यूज़ कर लो, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। क्यों? कैश का ट्रांजेक्शन्स कम हो गए। इवन छोटे छोटे जो शॉपकीपर हैं, इवन टी जो हैं सेल करते हैं रोड पर, उन्होंने भी ये रख लिया। उन्होंने जो जो शू रिपेयर करते हैं रख लिया है। देखो, मैंने मेरे साथ में एक पूछा, वो एक पढ़ता है, मैंने कहा तुमने क्यों रखा है? ऐसे पूछा मैंने। कह रहा है सर 10 रुपये का काम होता है, लोग 100 का नोट पकड़ा देते हैं, उनके पास खुले होते नहीं है, झगड़ा करते हैं, मैंने ये लगा लिया फट से। बढ़िया है, 100 रुपये का 200 का नोट देते हैं, 500 मेरा खुले होते नहीं है, फिर झगड़ा करते हैं, कहता है तो मैंने सर ये लगा लिया, तब से मैं बड़ा सुखी हूँ मैं। ठीक है, अब फट से कर लें। तो कहने का मतलब है ये धीरे धीरे इसका फ़र्क पड़ेगा। और ऐसा बोलते हैं कि धीरे धीरे इसका यूज़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो करेंसी का यूज़ कम है, लेकिन करेंसी का यूज़ कम नहीं हो रहा है, ठीक है। जो है एज़ पर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद कैश काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो एटीएम के हिसाब से भी सबसे बड़ा बैंक एंड है। एक होता है एनपीए। एनपीए बच्चे क्या होता है? व्हाट इज एनपीए? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। यस, बोलो, एनपीए क्या होता है? बोला होगा आपने, बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। हम्म, ये रब कर दो बच्चे। यस, व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। ये क्या होता है? किसने आंसर दिया था? आपने। तो होता क्या है? ठीक है, काफ़ी ठीक हो आप। ऐसा होता है, बैंक्स के या फाइनेंशियल कंपनीज के जो बैड डेट्स होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, क्लियर। बैंक्स के और फाइनेंशियल कंपनीज के, ठीक है, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? लोन दे रहे हैं, क्लियर। हाँ, जब कोई लोन ले ले, नाइदर ही या शी पेज प्रिंसिपल अमाउंट नॉट द इंटरेस्ट, तो बैंक उसको एनपीए में डाल देगा,
ठीक है, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन है, ये एनपीए कितने डेज या मंथ्स या ईयर्स में हो जाता है? 90 डेज। मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये 90 केसेस है, कुछ एग्रीकल्चर या कुछ एरिया में ये 120 डेज भी है, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये 90 डेज। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, जैसे कि अगर मैं नाइदर आई पे प्रिंसिपल अमाउंट नॉट द इंटरेस्ट, देन 90 डेज के बाद और बैंक उसको एनपीए में पुट कर देगा, ठीक है, वो भी जो है मतलब होता है, मतलब एनपीए जैसे कि मैंने लोन लिया या एक्स पर्सन ने लोन लिया, वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो बैंक के पास कुछ ना कुछ एसेट होती है, उसको ऑक्शन कर देगा वो। जैसे मैंने हाउसिंग लोन लिया, मान लिया, ठीक है, हाउसिंग लोन पूरा बैंक फाइनेंस है और सेल कर देगा, सेल कर देगा या जो भी है वटेवर। मान लिया मैंने ले लिया अब, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, वट एवर रीजंस, ठीक है, मेरा अच्छा काम चल रहा था या वट एवर बिजनेस फेल हो गया या वट फ्रॉड हो गया मेरे साथ में, क्या करोगे? ठीक है, मेरे पास एबिलिटी नहीं है या कुछ मिस हैपनिंग होगी फैमिली में, तो क्या करोगे आप? तो बैंक क्या करता है, जब भी आपने लोन लेना होता है वो पूरा आपको, जैसे मान लिया 50 लाख का घर है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या बैंक आपको पूरा फाइनेंस करेगा? नो, वो मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन मनी बोलते हैं उसको। मार्जिन मीन्स वो आप पे कंट्रीब्यूट करना है, वट एवर डिपेंडिंग ऑन द क्या है, 15% 20% या जो भी है वट एवर, वो हाँ वो डिपेंड करता है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वो फिर आपको, जैसे मान लिया मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 10% है मार्जिन मनी, तो 5 लाख रुपीज़ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 45 लाख रुपीज़ है वो बैंक देगा, उसको बोलते हैं मार्जिन मनी, ठीक है। जब आप लोन लेना होता है, सर हमारा मार्जिन मनी 10% है, मतलब समझिए क्या बोलते हैं, या 20% है, मतलब 20% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नॉर्मली 15 से 10% डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का बैंक है, किस तरह की कंपनी है, और डिपेंड करता है। तो सिक्योरिटी रखता है, मान लिया मैंने लोन हाउसिंग लोन लिया, नहीं दे पा रहा मैं, तो बैंक का नोटिस भेजेगा, और उसके बाद नहीं होता है तो बैंक ऑक्शन कर सकता है या वट एवर जो भी है, ठीक है। तो एनपीए समझ गए बच्चे क्या होता है ना? तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो एनपीए हैं वो भी एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन काफ़ी हद तक अब क्या है, काफ़ी ज़्यादा अब क्या है, पहले ये पावर ब्रांचेस को होती थी, इसको अब कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइज कर दिया गया है, तो एनपीए अब कम हो रहे हैं, लेकिन कभी हो जाते हैं। कुछ आप अभी कोई चल रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है, उसकी डिमांड कम होगी तो क्या करोगे? ये कंपटीटर आ गया कोई, व्हाट यू कैन डू, या उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगी, व्हाट कैन डू, ठीक है, तो आपको करना, ठीक है, समझ आ गया ये। अब आता है हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा, दिनेश खारा इज द, नोट कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस में कम इन एग्जाम, दिनेश खारा इज द चेयरमैन ऑफ, ठीक है, एसबीआई, ठीक है बच्चे। और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई? मुंबई, ठीक है, मुंबई, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों, हैं याद रहोगे? तो आपको समझ आ गया एनपीए क्या होता है, ठीक है। कहते हैं 6 बैंक रह जाएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी सब मर्ज कर दिए जाएंगे। फाइनेंस कमीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्त आयोग, ये क्या होता है, कुछ आइडिया आपको बच्चे?
ये आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अगर मैं कहूँ इट इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर मैं कहूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इसका मीनिंग क्या होगा। हैं, तब फ्रेम हो जाता है, यस। अगर मैं कहूँ, जस्ट मैं एग्जांपल, एक्स यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी। अगर मैं कहूँ स्टेट बैंक की जो गवर्नमेंट बॉडी है, तो ठीक है। अगर मैं कहूँ एससी जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इसका मीनिंग क्या होगा। चलो, है कुछ आइडिया, सिंपल है। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इट मीन्स इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्लियर, समझ आ गया बच्चे क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट जैसे एससी शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इट मीन्स इसे कॉन्स्टिट्यूशन में बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा गया किसी आर्टिकल में, किसी रेफरेंस में। ठीक है, अगर मैं कहूँ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इट मीन्स कॉफ़ी बड़ा आधा कप देना ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, इट मीन्स वो किसी आर्टिकल में मेंशन है। तो आपको क्लियर आ गया होगा समझ में क्या होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इज इट क्लियर। ठीक है, नाउ नाउ फाइनेंस कमीशन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्या होता है। हैं, लोन देते हैं, किसको लोन देते हैं, किसको रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ये करेगा या बैंक काम करेगा, फिर तो इसमें लगा रहेगा। यस, चलो, गुड ट्राई, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ठीक है, गुड, यस। पैसे की लेन देन करता है, जैसे कि मैंने लोन लेना है तो मैं फाइनेंस के पास जाऊंगा। ठीक है, नहीं ट्राई क्लैरिफाई, यस बच्चे, मैनेज करता है। चलो कोई नहीं, ध्यान से सुनना। फाइनेंस कमीशन को हिंदी में बोलते हैं वित्त आयोग। आप सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है, टैक्सेस आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं। डिविडेंड आता है, कई जो कंपनीज होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, डिविडेंड आता है। ठीक है, आया कॉस्ट टैक्सेस क्या आया। अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू नहीं होता कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, चल सके। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं वो यूपी को कितना मिले, बिहार को कितना मिले, दिल्ली को कितना मिले, हरियाणा को कितने मिले, ये डिसाइड करता है। समझ आ गया। तो नोट करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इज इट क्लियर, समझ आ गया बेटा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, कौन करता है बच्चों, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, इज इट क्लियर है। जैसे गवर्नमेंट के पास मान लिया 1000 करोड़ रुपए आया, अब बिहार को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, वो अपना फाइनेंस कमीशन देगा अपना कि इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, इससे पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में, यूपी है। अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़ है, और पाकिस्तान की थोड़ी सी कम है, अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है।
ठीक है, और योगी जी पूरा संभाल रहे हैं, और पाकिस्तान वाले उनके पास आटा की कमी है आजकल, देखा होगा आपने, बहुत इकोनॉमिक। अच्छा एक सर मैं आपसे ये करना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपने देखा पाकिस्तान में दे आर फेसिंग ह्यूज क्राइसिस, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि क्या है, उनके पास फॉरेक्स नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसको विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होता है बच्चों, किसके पास होता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास होता है, ठीक है। वो वीकली उनको डाटा प्रोड्यूस करना पड़ता है, नोट कर लो, जो फॉरेक्स होता है आपने पढ़ा होगा, वैसे आपको कॉमन स्टूडेंट है, वो सेंट्रल बैंक के पास होता है, ठीक है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या है, दे डोंट हैव द फॉरेक्स। अगर आज की डेट में मान लिया हमारे फॉरेक्स कम हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाए, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, इंपोर्ट नहीं कर रहे आपके सारे के सारे, जैसे कि हमारा पैसा नहीं है यानी फॉरेक्स नहीं है, तो आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप पेट्रोल, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल चीज़ है, मशीन्स, ठीक है, आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लिया पेट्रोल आना बंद हो जाए, मान लिया एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो व्हाट विल हैपन है, इन्फ्लेशन आ जाएगा और फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी आपकी, ठीक है, या रॉ मटेरियल, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं आजकल ना, जमाना है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जमाना है, आजकल वॉर का जमाना नहीं है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सारे कंट्रीज, XYZ सारे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो अगर व्हीकल नहीं चलेंगे तो या मशीन्स का स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे, या फिर रॉ मटेरियल नहीं आएंगे, तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो व्हाट विल हैपन, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस नहीं आएंगे, टैक्सेस नहीं आएंगे तो खर्चा कैसे करोगे, ठीक है। तो पाकिस्तान जो फॉरेन एक्सचेंज, नोट कर लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, 3 मंथ जो इंपोर्ट करते हैं आप, प्लीज नोट डाउन, ये आप पे बहुत कम बुक्स में मिलता है, ठीक है, जितना इंपोर्ट करते हैं 3 मंथ्स का, जैसे कि मान सपोज करो हम मंथली 1000 रुपीज़ का इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास कितना फॉरेक्स एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1000, मैं क्या बोला था आपको, 3 मंथ्स का होना चाहिए ना, 1000 मंथली है तो 3000 रुपीज़ या वो डॉलर्स हमारे पास होना चाहिए, एट लीस्ट होना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान के पास एज पर सम रिपोर्ट्स वो 5 वीक्स का है, ठीक है। अब व्हाट इज हैपनिंग देयर, जब प्रॉब्लम देखो क्या, व्हाट इज प्रॉब्लम, अब दे डोंट हैव द मनी, अब उनके पास जो शिपमेंट्स आई हैं, जो मटेरियल आया हुआ है, रॉ मटेरियल आया हुआ है, मैं खासकर कॉटन, कॉटन जो इंडस्ट्रीज है कहते हैं बहुत अच्छी है उनकी, 50% जो एक्सपोर्ट अर्निंग होती है उनकी, वो कॉटन से आती है, वो से आती है, एक्सपोर्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट से आती है। अब व्हाट इज हैपनिंग देयर, वो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, कॉटन है या उससे रिलेटेड है, वो उनके पास पैसा नहीं है, तो दैट इज लाइंग ऑन द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट ला कर रहा है, जब वो पेमेंट करेंगे, ठीक है, वो शिपमेंट रिलीज होगी, अब पैसा है नहीं, तो व्हाट इज हैपनिंग, उनकी फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं, 70 लाख अप्रोक्सीमेटली 70 लाख पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, वेरी 15-20 दिन, 1 महीने में, ठीक है। अब वो 70 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो व्हाट विल हैपन, भाई उनके साथ जो फैमिलीज तो जुड़ी हैं, ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो दे आर सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर शैम्बल्स में बोलते हैं, आटा इतना महंगा हो गया है, ये हो गया है, हो गया, ठीक है। तो आपके लिए बताया है एटलीस्ट 3 मंथ्स का, नोट कर लो प्लीज, ठीक है, 3 मंथ्स का वो है फॉरेक्स होना चाहिए, और मैंने बता दिया है इसके अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है या क्या आ सकती है। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, उनके पीएम जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी वो दुबई में जा रहे हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ठीक है, पैसा है नहीं उनके पास। और जो आता है उनके एक बात, जो फॉरेक्स है इतना कम है कि उन्होंने जो लोन ले रखा है वो भी नहीं कर पाए, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, अगर हो जाता है तो वो कर जाएंगे, ठीक है।
तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है भाई, ये कंगाल है यार, ये तो होता ही है ना, अरे क्या है कंगाल है यार श्रीलंका, सेम सेम से ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट। और चाइना तो पूरा वो कर रहा है, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ पर। और चाइना वालों अभी लोन का होता है, अगर मैं किसी को लोन देना है तो मैं भी चाहूँगा मेरा रिकवरी हो, कि मैं ऐसे दे दूंगा अभी ले ले। हर कंट्री चाहे कितना रिच हो वो कहेगा नहीं, मेरा है पैसा वापस आना चाहिए, पैसा वापस नहीं आएगा तो मैं लोन नहीं दूंगा। मैं तो भैया मेरा फ्री का थोड़ा ना है, मेरा चैरिटी थोड़ा खोल रखी है मैंने। तो दैट्स द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग एंड ह्यूज क्राइसिस। और कोलैप्स हो सकता है एज पर सम रिपोर्ट्स। आई फॉलो देयर न्यूज़पेपर, इस बहुत बुरा हाल है। आटा है वो बहुत महंगा हो गया है, चीनी क्या नाम जो वट एवर जो एडिबल्स आते हैं बहुत महंगा है। ठीक है, जो वट एवर, तो फाइनेंस कमीशन आ गया। ठीक है, तो आपने जाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये याद रखना आपने, आपके चॉइस में होता है क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है, कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बताया था आपको, डिस्कस करा था। अब सबसे पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है बच्चे इंडिया में, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज? कौन सा है स्टेट? इंडिया में कितने स्टेट्स और यूटी हैं बेटा? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं, टोटल 36 हैं। ठीक है, क्लियर। तो पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? वो सिक्किम है। कितनी पॉपुलेशन है सिक्किम की अप्रॉक्सीमेटली? कितनी कॉफी पियोगे बच्चों, नहीं पीते? कितने? जस्ट 6 लाख 6 लाख ठीक है, कहाँ 23 करोड़, कहाँ 6 लाख? क्या दोनों को इक्वल मनी मिलना चाहिए? नहीं। व्हाट विल हैपन अगर दोनों इक्वल मिलेगी? सिक्किम विल बी बिकम द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड और यूपी क्या हो गया, पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या पॉपुलेशन है, क्या साइज है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, उस बेस पर ये फाइनेंस कमीशन है अपना आता। आपको समझ आ गया मैं क्या बोलता हूँ? नाउ एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइनेंस कमीशन है कितने साल के बाद सेटअप किया जाता है? आफ्टर हाउ मेनी? आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, नोट कर लो, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद इसको सेटअप किया जाता है। ठीक है, क्लियर। और अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन, लास्ट फाइनेंशियल कमीशन कौन था? 15th फाइनेंस कमीशन, नोट कर लो, 15th फाइनेंस कमीशन वाज द लास्ट फाइनेंस कमीशन। और इसके जो चेयरमैन थे N.K. सिंह, N.K. सिंह वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, हाँ एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आ सकता है कि अभी कौन से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही है? ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन की। और अभी इसके बाद कौन सा फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाएगा? 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, समझ आ गया बच्चों क्या है? चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन की आफ्टर एवरी 5 ईयर सेटअप किया जाता ना। तो अभी जो रिकमेंडेशन चल रही है कौन से फाइनेंस कमीशन की? ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ गया बच्चों, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई क्या होता है, मैंने पूरा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में बताए हैं कि फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है? इज इट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? यस, वेरी गुड। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स या सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, क्लियर। और कितने फाइनेंस कमीशन सेटअप किए गए हैं? इसके चेयरमैन कौन थे? ठीक है, और कौन से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अभी चल रही हैं? ठीक है,
देखो ऐसा होता है, चलो सेंसस, व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होता है? ठीक है, हाँ सेंसस होता है, इसमें काउंट किया जाता है पॉपुलेशन का, ठीक है। और कितने साल बाद होती है? एवरी 10 ईयर, नोट कर लो। कई कंट्रीज में 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद होती है, इंडिया में होती है 10 ईयर्स के बाद। अब क्या है जो डाटा सेंसस का होता है वही ऑथेंटिक होता है, ठीक है, उसी का बेस के लेकर इसमें गवर्नमेंट को आती है। क्लियर? ठीक है, जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है इतना, ठीक है, नहीं नहीं मैं एग्री करता हूँ। असली डाटा है वो सेंसस का माना जाता है। और लास्ट सेंसस कब हुई थी बेटा? 11 में। और कब होनी थी? 21 में होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड, ठीक है, इट वॉज कैंसल्ड। और अभी मैं लेटेस्ट कोई 15-20 दिन पहले पढ़ रहा था, शायद 2024 में ही सेंसस होगी अब, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, अभी 5-6 महीने के बाद इलेक्शन के लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एज पर जो सेंसस अभी अभी आपने पढ़ा होगा लेटेस्ट, चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये किसी भी कंट्री के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए भी ठीक नहीं है। पॉपुलेशन डिक्रीज होना ठीक नहीं है, पता है आपको क्यों? उस चक्कर में डिक्रीज। अब पहले तो अच्छा ही था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन एक्सप्लोर होता है, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों इंक्रीज होना, बढ़ना भी जरूरी है। डिमांड बनी रहेगी मार्केट में। जैसे मान लिया पॉपुलेशन कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाएगी, जॉब्स चले जाएंगे, ठीक है, जॉब्स नहीं चलेंगे। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, केरल में काफ़ी सारे जो प्राइमरी स्कूल है बंद हो गए, काफ़ी सारे बंद हो गए। क्यों? बच्चे नहीं है, जब बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हुआ था। तो काफ़ी सारे पॉपुलेशन डिक्रीज होना भी ठीक नहीं है, ठीक है, वो बैलेंस होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ताकि ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो। अभी एक प्रॉब्लम आई है जापान में, जापान में भी सेम प्रॉब्लम है। जापान में क्या है, उनकी पॉपुलेशन कई कंट्रीज में डिक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। जैसे जर्मनी में भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, कई कंट्रीज में सेम प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है जापान में। जापान में क्या है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हैं, वहाँ पर उनकी जो है 100, 105, 110 साल के आराम से मिल जाएंगे आप घूमते फिरते हुए, ठीक है, ईजिली। वहाँ पर ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड बेनिफिट्स हैं, वो देना पड़ेंगे आपको। अब यंग लोग काम करने के लिए नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन? टैक्सेस नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, यंग पीपल करते हैं, ठीक है, दे विल गो टू मूवी, दे विल स्पेंड, वर्क क्लास। जो ओल्ड होते हैं वो स्पेंड नहीं करते, ठीक है यार एक में चलता रहा, गुजारा चल रहा है, जस्ट नॉर्मली होता है, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो क्या है तो वहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादा ओल्ड एज, जो नॉन वर्किंग वाले ज़्यादा हो गए, ठीक है, वर्किंग वाले कम हो गए। तो व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ फैक्ट्री वहाँ बंद होना शुरू हो गई। अब कैसे किया जाए, क्योंकि अगर शॉर्टेज मान लिया है, फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, उसमें इसके बाद जो ड्यू टू उनको नया टैलेंट ले एक्सपेंड कर लिए, या फैक्ट्री जाना है यार, उसको चला गया, छोड़ के चला गया, उसके लिए अगर पर्सन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? उन पे भी डिपेंड करेगा, 100 लोगों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो व्हाट हैपन, 2-3 साल पहले या 2 साल पहले, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जापान, दे brought people from other countries to work in their factories. They were trained in Japanese language ताकि वो communicate कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को लाया गया, उनको ट्रेन किया गया जापानीज लैंग्वेज में, ताकि उनका जो है फैक्ट्री से बंद ना हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा, इसके लिए बड़ा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये ना हो,
ठीक है। जर्मनी में भी सेम प्रॉब्लम थी, आपने सुना होगा आज से 4-5 साल पहले जर्मनी में काफ़ी सारे लोग सीरिया और इराक के लोग एंटर करे कि वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी। अब क्या हुआ, वहाँ पर उन लोगों को रख लिया। क्यों? दे नीडेड पीपल, काम करने के लिए लोग नहीं थे, उन्होंने वहाँ पर रख लिया उनको, ठीक है, ताकि उनकी फैक्ट्रीज हैं या ऑफिसेज हैं चलते रहें उन्होंने। क्लियर? अब काम नहीं, अगर मान लिया वर्कर नहीं होंगे तो आपके दूसरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, तो याद रहेगा बेटा, सेंसस कितने साल बाद होती है इंडिया में? आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। कई कंट्रीज में 5 ईयर्स में भी होती है, जो स्मॉल कंट्रीज हैं। मेजर पोर्ट्स, ये क्या होता है? पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट जहाँ पर शिप आते हैं, सी के। मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं? चलो, मेजर पोर्ट्स वो होते हैं जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। समझ आ गया बच्चों? मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं? जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेजर पोर्ट्स। अगर मैं कहूँ कि ये मेजर पोर्ट है, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, एक आपने टर्म सुनी है, अगर मैं कहूँ ये ग्रीन फील्ड पोर्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं कहूँ दिस एयरपोर्ट इज ग्रीन फील्ड पोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? झेवर में, झेवर जगह ना, झेवर सुना आपने? ये नोएडा से आ गया है, वहाँ पर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आसपास एग्रीकल्चर है, चलो ठीक है। ये बैकेंड प्लॉट है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ यहाँ ग्रीन फील्ड बिल्डिंग खड़ी हो रही है या फैक्ट्री बन रही है, इट मीन्स यहीं पर ही सामने। समझ आ गया? इसलिए मैंने यहाँ का एग्जांपल दिया, ये सामने मान लिया बिल्डिंग है, अगर मैं ग्रीन फील्ड बिल्डिंग है, इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ग्रीन फील्ड फैक्ट्री बन रही है, चलो बड़ा प्लॉट है मान लीजिए, यहाँ पर साथ में ओपन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, व्हाट इज दिस? है कुछ आइडिया लगा बच्चे आपको? उसको कोशिश करो समझने की। चलो, नहीं आइडिया? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं जो बिल्कुल नया होता है। समझ आ गया? जैसे कि झेवर में पहले वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, नया बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे आप? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट या पोर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, और एग्जांपल समझ आ जाएगा आपको। अगर मैं कहूँ दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, क्या नाम है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड। जो एग्जिस्टिंग होता है उसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ब्राउन फील्ड बोलते हैं। अगर बिल्कुल नया बनता है तो क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, समझ आ गया ना? अब मैं कहूँ कि टाटा स्टील है इज सेटिंग अप ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट इन झारखंड, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? न्यू वन, टोटली न्यू है, ठीक है, कोई जो एग्जिस्टिंग है उसको एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर? तो जस्ट मैं बता था, जैसे मैं झेवर का एग्जांपल इसलिए दिया कि झेवर आपके पास ही है, तो मैंने शायद आपको पता हो,
तो मैं कहूँ झेवर एयरपोर्ट इज़ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इट मीन्स नया सेटअप किया जा रहा है। क्लियर? हाँ। तो ये है मेजर पोर्ट्स है इंडिया में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसको मेजर पोर्ट बोलते हैं। इंडिया में लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा? कौन सा पोर्ट? कौन पोर्ट? सबसे बड़ा नहीं हो, लार्जेस्ट। ठीक है, नावाशेवा। नावाशेवा कहाँ पर है? मुंबई के पास है, ये शायद डिस्ट्रिक्ट थाने पड़ता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट, ठीक है, ये पोर्ट है और ये मेजर पोर्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है बच्चे? तो इंडिया में 13 हैं मेजर पोर्ट्स हैं, तो आपको समझ आएगा क्या है ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं। क्लियर? याद रहेगा। अच्छा आपने एक चीज़ होगा, गुजराती लोग हैं वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। ये इंडिया में रिचेस्ट कौन सा पर्सन है? रिचेस्ट पर्सन कौन सा है? मुकेश अंबानी तो सेकंड नंबर पर है, अडानी। ठीक है, अडानी से गुजराती। ठीक है, सेकंड नंबर पर रिचेस्ट कौन सा है? वो कौन सा है? गुजराती है। तो गुजराती लोग बिजनेस में आगे और हैं। इसके अलावा कई कंट्रीज़ में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे टॉप जो बिजनेसमैन हैं गुजराती हैं। मैं एग्जांपल तंजानिया हो गया, कीनिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, युगांडा एक कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी सारे गुजराती लोग हैं। जैसे ये ऋषि सुनाक है। ऋषि सुनाक कहाँ का है? इंडियन ओरिजिन है। वैसे इसके जो क्या नाम है इसके, शायद ग्रैंडफादर, ही इज़ फ्रॉम बेसिकली जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ के थे। इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो चले गए थे अफ्रीका। ठीक है, तो वहाँ पर ही हुआ है, इंडियन ओरिजिन का, लेकिन वो अफ्रीका में चले गए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो गुजरात ओरिजिन के हैं, बहुत सारे हैं और टॉप बिजनेसमैन हैं। क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? गुजराती इतने आगे क्यों बिजनेस में? बहुत, आई नो सम गुजराती मेरे फ्रेंड्स हैं, स्मार्ट पीपल, वेरी स्मार्ट पीपल। आपने एक सुना है लोथल? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, लोथल हिस्ट्री में, गुजरात में। ये है क्या था, नॉट है, क्या था ये? यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट था। ठीक है, और ये क्या था? एक पोर्ट था, अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स अगो, और ये गुजरात के अंदर है। अब पोर्ट में क्या होता है बच्चों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और इलाका कहाँ था ये? गुजरात में। तो एट दैट टाइम अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स अगो, गुजराती पीपल यूज टू डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ठीक है, समझ आ गया? उनके ब्लड के अंदर या डीएनए में जो है वो बिजनेस है उनमें। ठीक है, तो इसीलिए। और ये कैसे पता लगा कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे? कैसे पता लगा? नहीं, कैसे पता लगा? नहीं, ठीक है, कैसे पता लगा? माई क्वेश्चन दिस, ये नहीं पूछ रहा कि क्या होता था, मैं पूछ रहा हूँ कैसे पता लगा कि एट दैट टाइम दे यूज्ड टू डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। क्वेश्चन समझ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ? ठीक है, कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? ठीक है, ग्रेट, ठीक है, बोला, लेकिन कैसे पता लगा? क्योंकि हाँ, यस 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 यस, करेक्ट, वही ज़्यादा। वहाँ सील होते हैं ना, वो जो सील्स हैं दूसरे कंट्री से मिली, ठीक है, हमारी सील्स वहाँ मिली, उनकी सील हमारे हैं, तो उससे पता लगाया कि एट दैट टाइम दे यूज टू डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है
एक मेरा फ्रेंड है गुजराती है, वो शाह, वो एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, दैट इज यूनिक प्रोडक्ट है वो, ठीक है, बहुत अच्छा काम है उसका, और ही यूज टू डू जॉब सम ईयर्स 10 ईयर्स अगो, बहुत अच्छा उसने कर लिया। चलो ठीक है, तो मेजर पोर्ट समझ गए बेटा क्या होता है, क्लियर। अच्छा, अब आता है कि जो पोर्ट कौन कौन से हैं ईस्ट साइड में, चलो छोड़ दो, इतना कर लो, 13 पोर्ट है, ठीक है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट कहाँ पर है? विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और एक है पारादीप, पारादीप कहाँ पर है? ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ रहा हूँ, पारादीप जो पोर्ट है कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर। कांडला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांडला कहाँ पर? गुजरात। एक है मार्मुगांव, ये कहाँ पर है? ये गोवा में, ठीक है। और कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और चेन्नई, कोची, ये कर लो, ये पोर्ट करना, ठीक। कोची कहाँ पर है? वेयर इज कोची? केरल। इसका कोचिन, इसका जो ओल्ड नेम है, ठीक है, ओल्ड नेम मर्मुगांव। मोर्मुगांव स्पेलिंग शायद आपकी होती है, मोर्मुगांव यह है पोर्ट का नाम है। तो आपने 13 जो पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट है, बता दिया है। कौन सबसे बड़ा मैंने पोर्ट आपको बता दिया। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। किसी भी कंट्री से, अब मैं कहूँ लैंड लॉक कंट्री क्या होता है बच्चों? व्हाट इज लैंड लॉक कंट्री? अगर मैं कहूँ नेपाल इज ए लैंड लॉक कंट्री, यस, लैंड लॉक मीन्स सरेंडर्ड बाई लैंड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, सरेंडर्ड बाई लैंड। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इज ए लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। ये दिल्ली लैंड लॉक्ड है, इट मीन्स क्या मतलब है बेटा? सरेंडर्ड बाई लैंड ऑल साइड। मुंबई इज नॉट लैंड लॉक्ड, इट मीन्स वहाँ पे सी को टच कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया? हाँ। यूपी इज लैंड लॉक्ड, महाराष्ट्र इज नॉट लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सी का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं वो सी के थ्रू ही आ सकते हैं, जब एयर आएगा बहुत एक्सपेंसिव होगा। या फिर आप अपनी इकोनॉमी को ऐसा डेवलप करो, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ, उनके पास सही है लैंड लॉक, दे आर लैंड लॉक, बट स्टिल दे आर, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी अच्छी कर रखी है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ वाचेस की, चॉकलेट्स वगैरह, वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होते हैं, या उनके नाइफ्स वगैरह होते हैं, ऐसे बढ़िया उन्होंने बना रखे हैं कि वो उनके पास रॉ मटेरियल भी नहीं होता, पता है आपको? दे डोंट हैव द रॉ मटेरियल, दे इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, और उसमें करके वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर रखी है, ठीक है, तभी कर पाओगे। अब आते हैं एयरलाइंस। इंडिया में फर्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम हो गया। एयरलाइंस, फर्स्ट जो एयरलाइंस कौन सी थी? वो टाटा एयरलाइंस, और जो फर्स्ट पायलट था इंडिया में JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा द फर्स्ट पायलट, ठीक है, 1935 में, जो इनको फर्स्ट टाइम ये लाइसेंस मिला था। टाटा एयरलाइंस को आजकल क्या बोलते हैं?
आजकल क्या बोलते हैं टाटा एयरलाइंस को? एयर इंडिया। हुआ क्या, व्हाट हैपेंड? देखो टाइम हैज चेंज नाउ। टाटा जो एयरलाइंस थी, इट वाज ए प्राइवेट ओन्ड, इट वाज नेशनलाइज। नेशनलाइज का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, तो इट वाज नेशनलाइज। अब नाउ डायनामिक्स हैज चेंज्ड, अब दोबारा से इसको एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और किसका पार्ट है ये अब? टाटा का पार्ट। ठीक है, टाटा से लिया, ठीक है, फिर दोबारा टाटा को। टाइम हैज चेंज्ड, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट व्हाट वाज डूइंग, इट वाज लॉस मेकिंग कंपनी, गवर्नमेंट वाज इन्वेस्टिंग हैवी अमाउंट इन दिस, अगेन इट वाज गोइंग इन लॉस। तो अगर लॉस में जाता है तो किसका नुकसान होता है? गवर्नमेंट मीन्स आवर। 40,000 करोड़ रुपया, फिर लॉस, 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करो, फिर लॉस, तो अल्टीमेटली का सेल दिस। ठीक है, ऐसे करो ताकि रहना क्लियर। तो इंडिया में फर्स्ट एयरलाइन थी टाटा एयरलाइंस, नाउ इट इज़ नोन एज एयर इंडिया। ठीक है और ये बहुत अब तो क्या है, एयर ट्रेवल है, काफ़ी चीपर हो गया है। और जो चेंज लेके आया था एयर ट्रेवल में, डेक्कन, डेक्कन का नाम सुना है आपने? डेक्कन एयरलाइंस थी या एयरवेज थी, ये आज से अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स अगो या 18 ईयर्स अगो ये चेंज लेके आया था। इन्होंने 2 रुपये की, 5 रुपये की या फ्री में टिकट्स भी दी थी। तो जो कॉमन पर्सन थे वो उन्होंने फ्लाई किया। ठीक है, और आज से 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले तो सिर्फ टॉप एलीट क्लास लोग पे आते थे। और डेक्कन एयरलाइंस है ये किंगफिशर एयरलाइंस है के अंडर चली गई थी, परचेज कर लिया गया था। और किंगफिशर कहाँ है? खत्म हो गया। कहते हैं, ऐसे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 2 बिजनेस बड़े टफ हैं, एक हॉस्पिटल चलाना और दूसरा एयरलाइंस को चलाना। एज पर मैं आर्टिकल को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, हॉस्पिटल चलाना इज अ बिग चैलेंज एंड एयरलाइंस चलाना इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि आपने अभी देखा होगा लेटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन है, उसने किया, उसमें पेनल्टी लगा दी। और अगर रिसेशन आता है सबसे पहले एयर ट्रैवल हिट करता है। अगर स्लो डाउन होता है इकोनॉमी में, सबसे पहले क्या होगा? एयरलाइंस से तो हिट करता है। ट्रैवल, पैदल या बस पे जाओ जी, या ट्रेन पे जाओ, जो भी खर्चा कर लेना है। और इसी तरह से होता है जो हॉस्पिटल जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। अगर किसी गलत सर्जरी कर दी आपने तो करोड़ ऑफ रुपीज़ देना पड़ा। ठीक है, तो कहते हैं 2 बिजनेस बड़े टफ होते हैं, बड़े चैलेंजिंग होते हैं। एक एयरलाइंस का बिजनेस है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। कोई एनी डाउट?